हेलो हेलो। तो मेरी मुस्कुराहट बता रही होगी कि घर में एक नया गैजेट आया है जिसकी वजह से मैं अभी आपके सामने आया हूँ। उसके बारे में बात करने के लिए मैकबुक प्रो 16 जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था और मुझे ले लेना चाहिए था पहले ही, क्योंकि 9 महीने के बाद ही मैंने इसे खरीद लिया है। मुझे लगता है वो मेरी मिस्टेक थी जो मैंने M1 मैकबुक प्रो 13 खरीदा था, क्योंकि कुछ जो इश्यूज थे वो फिक्स नहीं हुए थे उस मशीन की वजह से। वैसे वो है बहुत बेहतरीन मशीन, नो डाउट, मगर मेरे वर्क फ्लो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैकबुक प्रो 16 करते हुए मुझे हुए हैं 48 घंटे। तो ये मेरा इनिशियल रिव्यू है। एक्चुअली मेरा रिव्यू बहुत से है, मगर मैं अपना इनसाइट्स जो है शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस कंप्यूटर के साथ 48 आवर्स स्पेंड करने के बाद। तो मैकबुक प्रो 16 जो मैंने लिया है वो बेस वेरिएंट है, यानी कि 512 GB की रैम है और इट इज़ पावर्ड बाय M1 Pro चिपसेट। दो चिपसेट्स हैं, M1 Pro एंड M1 Max। तो मेरा वाला वर्जन है 2,40,000 रुपये में रिटेल कर रहा है, स्टोर्स में भी और ऑनलाइन हर जगह पे भी, अमेजॉन पे भी। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था और मैं थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि इतना महंगी परचेज मैंने पहले बार ऑनलाइन करी है। तो ऑनलाइन आया और फिर मैंने कैमरे के सामने खोला, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो एटलीस्ट एक एविडेंस रहता है। तो उससे जो हम निकल आए, एक्चुअली में बॉक्स मेरे सामने आया तो बॉक्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि मैकबुक प्रो 13 जो मैंने लिया था उसका बॉक्स थोड़ा सा छोटा था, पर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। पर उसे खोलने के बाद जो लैपटॉप निकाला है वो काफ़ी ह्यूमंगस लग रहा था। और लैपटॉप के अलावा हमारे को इस बार इस मैकबुक में और मैकबुक 14 में मैग सेफ देखने को मिलता है। जैसे वो चार्जिंग के पहले वाले चार्जिंग वाले थे मैग सेफ, तो मैग सेफ का केबल मिलती है टाइप C टू मैग सेफ 3। वो इस बार ब्रेडेड केबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो मुड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। उसके अलावा एप्पल की बुकलेट है और उसके नीचे है एक बहुत बड़ा पावर ब्रिक। तो इसका जो पावर ब्रिक है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, ह्यूमंगस है, क्योंकि 140 वॉट का चार्जर है, क्योंकि लैपटॉप भी बड़ा है, इसकी बैटरी भी बड़ी है, 100 वॉट आवर की बैटरी है। मैकबुक प्रो 14 जो है उसके साथ जो है छोटा चार्जर मिलता है, इतना मेरे ख्याल से 97 वॉट का है, मैं दे दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। और उसकी बैटरी भी थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि छोटा है तो छोटी बैटरी है तो छोटा पावर ब्रिक है। इसका बहुत ह्यूज है, क्योंकि जो बैटरी है वो भी बहुत बड़ी बैटरी है, यानी कि बैटरी नहीं बैटरा डाल दिया हुआ है। मेरे को जब मैंने ऑन किया इसको पहली बार तो 70% के करीब था, 71-72% के करीब था, और मैंने 12 बजे के करीब इस्तेमाल करना शुरू किया। 3-4 घंटे सेटअप वेटअप करने के बाद 65 या 64 पे पहुंचा। उसके बाद फिर और मैंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैंने रख दिया। फिर मैंने रात में काम किया, रात में 11 बजे जो था वो 10% के नीचे आया। उसके बाद मैंने उसे स्टैंड बाय पे रख दिया और सुबह मैंने खुला तो 1% का फिर भी लॉस हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने चार्ज पे लगाया, इस वाले 140 वॉट के चार्जर से लगाया तो 9% पे था। 15 मिनट के बाद वो 44% पे पहुंच गया और 30 मिनट के बाद, यानी कि लगाने के 30 मिनट के बाद वो 66% पे पहुंच गया। इसमें वो इनेबल फीचर जिसमें वो ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग होती है, जिससे बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है। तो 80% तक वो फास्ट चार्ज करता है, फिर वो स्लो चार्ज करने लगता है। तो मैंने जो है ट्रैकिंग छोड़ दी कि कितने बजे फुल चार्ज हुआ। हालांकि मैंने उसे 100% कर दिया और 100% करने के बाद उसको मैंने बैटरी पे इस्तेमाल करना चाहा कि एक बार फिर से देखते हैं 100% लेके नीचे तक कैसे आती है। तो अभी दूसरा दिन हुआ है, अभी वो 80% के ऊपर ही है, 81-82% है और काफ़ी ह्यूज बैटरी है इसकी, 100 वॉट आवर की बैटरी है। तो ये छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं ये वीडियो एडिट करने बैठा था 6:30 बजे 6:30 पे, उस टाइम बैटरी 65% थी और अभी 9:48 हो गई है, लगभग 3.25 घंटे हो गए हैं और अभी 25% बैटरी है, यानी 40% बैटरी मैंने 3.25 घंटे के अंदर इस्तेमाल करी है और 4K वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ। पिछले मैकबुक M1 वाले मैकबुक में 3-3.25 घंटे की मुझे बैटरी मिलती थी और वो पूरी टेम्परेरी थी 100% से, लेकिन लास्ट तक ये जो है अभी तक चल रही है। तो मेरे ख्याल से मैं इस पर 2.5 वीडियोस कर सकता हूँ, 4K वीडियोस, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। बाकी आप कंटिन्यू करिए इस वीडियो। एप्पल कहता है कि 21-22 घंटे आप इसमें टीवी देख सकते हो, एप्पल टीवी देख सकते हो, या 14-15 घंटे की ब्राउजिंग कर सकते हो। तकरीबन उतना ही मुझे काम मिल रहा है। हालांकि मैंने वीडियो एडिटिंग भी करी है, 1-2 वीडियो एडिट करी है, रील्स एडिट करी है, शॉर्ट्स एडिट करी हैं, जो मैं चैनल पर डालता हूँ। इसके अलावा अगर मैं पहले वाले लैपटॉप पे जो करता था, अगर मैं एडिटिंग करना शुरू कर देता तो 4-5 घंटे के बीच में ही रहता था, क्योंकि उसके साथ डोंगल वोंगल वाली जिंदगी थी, मेरी डोंगल लाइफ थी। बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले जैसे मैंने लैपटॉप खोला तो इतनी बड़ी स्क्रीन तो लैपटॉप में तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने 10 साल पहले जो लैपटॉप लिया था डेल का, उसकी 15.6 इंच की स्क्रीन थी और वो भी काफ़ी अच्छी बड़ी स्क्रीन थी। मगर इसको देख के लगता है इसका एक्चुअली में एस्पेक्ट रेशियो भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। लगता है कि ये मॉनिटर ही है पूरा और लिक्विड रेटिना का ये डिस्प्ले है, यानी कि मैंने अगर एक वीडियो लगा के खोल के देखा तो एकदम मैं अमेज हो गया। और सबसे ज़्यादा अमेजमेंट की बात ये थी कि इसके स्पीकर्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं। बड़ा लैपटॉप है, कीबोर्ड जो है उन्होंने स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रिल्स जो है काफ़ी बड़े हुए हैं। उसके अंदर 6 मेरे ख्याल से हाई फिडेलिटी स्पीकर्स हैं, जो कहते हैं 6 स्पीकर्स लगे हुए हैं सब वूफर्स के साथ। तो एकदम ही खतरनाक, मतलब ऐसा नहीं कि लाउड है तो कानों में चुभने वाला लाउड है, एक्चुअली में बेस के साथ एक्चुअली में एंजॉय कर रहा था मैं वीडियोस देखने को। मैंने मैकबुक 13 वाले पे मैंने कभी कभी देखा था, मैं प्रेफर नहीं करता था उस मशीन पे वीडियो देखना, पर इसमें मुझे मन कर रहा था वीडियो और देखने का।
की बात करते हैं, इसमें प्रो मोशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट जो है वो अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अगर मूवी देख रहे हो तो वो 24-25 पे चला जाता है, या 60 वाले FPS वाले कोई फास्ट मूविंग चीज़ देख रहे हो तो 60 FPS पे चला जाता है, 30 FPS पे चला जाता है। इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पता मुझे नहीं चला, सिर्फ स्क्रोलिंग में पता चला। वेब ब्राउज़र को स्क्रॉल करता हूँ तो पेजेस जो है थोड़े से ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, मगर जो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है और 2056x1329 का रेजोल्यूशन मिलता है 16 इंच पे, तो इतना स्क्रीन रियल एस्टेट मिल रहा है कि मैंने अभी तक अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट नहीं किया है। मैं 4K टीवी मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करता हूँ, उसे हमेशा कनेक्ट करके रखता था, क्योंकि 13.3 इंच का जो मैकबुक प्रो 13 का स्क्रीन था वो थोड़ा सा मुझे छोटा सा लगता था, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग अगर करनी हो। तो इसमें स्क्रीन रियल एस्टेट इतना मिला हुआ है कि अभी मैंने 4K टीवी के साथ कनेक्ट नहीं किया है। हालांकि इसमें एक और मुझे बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया था नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स तो मेरे इश्यूज थे उसको फिक्स करता है। इसमें 2 मॉनिटर कनेक्ट किए जा सकते हैं, 2 4K मॉनिटर। मेरे पास एक्चुअली में 4K एक ही है, मगर M1 वाला जो मैकबुक था उसमें सिर्फ एक ही मॉनिटर 4K मॉनिटर कनेक्ट होता था। दूसरा मेरे पास फुल HD का मॉनिटर है, जिसे मैं वर्टिकल में इस्तेमाल करता था अपने इंटेल वाले मैकबुक प्रो के साथ। M1 से पहले इंटेल वाला मैकबुक प्रो था, तो उसमें दोनों कनेक्टेड होते थे, मगर M1 में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि सिर्फ एक ही सपोर्ट कर रहा था। इसमें है कि 2 आप मॉनिटर सपोर्ट कर सकते हो 4K। हालांकि मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जो स्क्रीन रियल एस्टेट मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि मैं एक मॉनिटर के सामने बैठा हूँ, डेस्कटॉप मॉनिटर के सामने बैठा हूँ। और बेनिफिट ये है कि इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो ये पूरा बड़ा स्क्रीन मेरे साथ चलेगा। पिछले वाले में मैंने iPad भी लिया था, क्योंकि साइड कार से उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है स्क्रीन पे। हालांकि मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वही है एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके चलनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो रही है। मेरे कीबोर्ड के बारे में बताया, वो स्टैंडर्ड साइज़ का कीबोर्ड है, तो जो भी आप पहले अगर मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हो तो स्विच करने में मुश्किल नहीं होती है, सेम ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है उंगलियों को। और एक्चुअली में मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है पुराने वाले कीबोर्ड के साथ, शायद मेरे पास ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी इसके मैंने स्पेसिफिकेशंस देखी नहीं है कि क्या डिफरेंस है, मगर मुझे डेफिनेटली थोड़ा अच्छा लग रहा है। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड की वजह से जैसे साइड में स्पीकर ग्रिल्स थोड़े से बड़े हो गए हैं, अच्छा स्पीकर सिस्टम इसके अंदर डाला हुआ है, उसी के साथ साथ ट्रैक पैड है उसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है इस लैपटॉप पे। इनफैक्ट ये मेरे पास मैजिक ट्रैक पैड है, जब मैं क्लैम्पशेल मोड में अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करता हूँ बंद करके, सिर्फ 4K को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं अपना ट्रैक पैड इस्तेमाल करता हूँ, वो मैंने लिया था। तो इसके बराबर है बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा ट्रैक पैड है। तो M1 वाले मैकबुक प्रो 13 का ट्रैक पैड जो था वो भी कुछ ख़राब नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा था, मगर उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये वाला है, तो बिगर इज ऑलवेज बेटर। प्रोडक्टिविटी की बात कर लें तो प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है ज़्यादा बेहतर होगी इसमें, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है, बड़ी बैटरी है, बड़ा ट्रैक पैड है, तो मल्टीपल विंडोज़ को साइड बाय साइड करके काम कर सकते हो। स्विच शफल वगैरह नहीं करना पड़ता है, जैसे पुराने वाले लैपटॉप में मुझे करना पड़ता था। सारे विंडोज़ को स्क्रीन पे लगा दो, छोटे छोटे विंडोज़ को, और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा लैपटॉप 16.2 इंच की स्क्रीन का लैपटॉप कोई लेता नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए, लेते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लेते हैं, और वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पुराने वाले में भी अच्छा था, मैकबुक प्रो M1 वाला मैकबुक प्रो 13, उसमें भी वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था, जब तक मैं फुल HD की वीडियोज़ को एडिट कर रहा था। जब मैं 4K पे गया तो थोड़ा सा लिमिटिंग लगने लगा, क्योंकि फिर वो मेरे को एक तो उसमें कोई भी स्लॉट नहीं है, तो आपको एक डोंगल लाइफ के साथ जीना पड़ता है। डोंगल भी है, डोंगल के साथ उसमें SSD लगाई रखी हुई है, क्योंकि मैंने 256 GB का लिया हुआ था, तो इंटरनल मेमोरी इतनी कोई ज़्यादा थी नहीं। अगर 4K फाइल्स के साथ काम करते हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स रहती है। हालांकि सारी फुटेज को 4K फुटेज को आप सेव कर लें इंटरनल SD कार्ड्स में M1 प्रो के लैपटॉप के, तब वो स्मूथ चलती थी, मगर आप SD कार्ड से चला रहे हो या SSD से चला रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता था। प्लस रेंडर टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, 30 मिनट मुझे रेंडर टाइम मिला है जब मैंने 4K किया है एडिट और एक्सपोर्ट किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे को आदत थी फुल HD वीडियोस करने की, जो कि 10-15 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट हो जाती थी, जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो। थोड़ा सा टाइम बढ़ा था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। प्लस डोंगल लाइफ जो थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि एक तो डोंगल लो, क्योंकि स्टोरेज नहीं है, तो SD कार्ड हमेशा ये वाला जो था ये मैं लेके चलता था, तो ये SSD है, SSD को लेके चलो, और फिर कैमरा के SD कार्ड की स्लॉट नहीं है, तो वो भी डोंगल में लगती थी। तो जब डोंगल को लगाओ तो जितनी भी अच्छी बैटरी हो, M1 मैकबुक प्रो 13 की बैटरी 13-14 घंटे वो भी देती थी, वो भी देती है, अभी भी देती है, मगर अगर आप जब डोंगल लगाते हो और वीडियो एडिटिंग करते हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर वो बोल जाता है, और फैन भी बचने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात आप ज़्यादा काम कर रहे हो, 4K वाला काम कर रहे हो और बैटरी पे कर रहे हो, तो पैनिक मोड ऑन हो जाता था। इसकी वजह से मैंने एक सेपरेट चार्जर खरीदा हुआ था, जो कि मेरे ट्रैवल बैग में रहता था, क्योंकि मैं सेटअप का निकालूँ फिर उसको यहाँ पे रखूँ, इसलिए मैंने एक सेपरेट चार्जर खरीदा ट्रैवल बैग में, और सेपरेट डोंगल खरीदा था जो भी ट्रैवल बैग में रहता था, कि अगर मुझे लोकल कैफे पे जाना हुआ, अगर जैसे मैं घर से काम कर रहा हूँ और कभी कभी मन हुआ बाहर जाने का, तो मुझे सारा सेटअप हटाना ना पड़े, तो एक डोंगल जो है मेरे डेस्क पे लगा हुआ है, चार्जर डेस्क पे लगा हुआ है, और सिर्फ लैपटॉप को लेके जाता था। यहाँ तक कि मैंने iPad Air भी ले लिया था साइड कार के फीचर के लिए, जिसमें आप iPad को एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ताकि आप इजीली काम कर पाओ। 4K मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके तो बहुत अच्छे काम करो, पर ट्रैवल के टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाती थी। हालांकि ये 16.2 इंच का जो मॉनिटर वाला लैपटॉप है, 16 मैकबुक प्रो 16, ये भारी भी है 2.1 kg, तो डोंगल और लैपटॉप को मिला के भी ये वाला ज़्यादा भारी है और ज़्यादा बड़ा भी है, मगर एक वन पीस है ये, तो कहीं भी जाओ ऑन करो और स्टार्ट वर्किंग।
उसमें ये है कि डोंगल वोंगल लगाओ ये वो, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। ये थोड़ा वो वाला प्रॉब्लम फिक्स हुआ है। और क्योंकि ये M1 Pro से पावर्ड है तो M1 Pro जो है M1 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और फास्ट है। तो एक मैंने अभी वीडियो एडिट करी है 4K की, तो जिसमें मुझे 14-15 मिनट के अंदर वो एक्सपोर्ट हो गई थी। तो डेफिनेटली फास्टर है, आधा टाइम हो गया कट शॉट में। तो यही बात है ना कि इसमें डोंगल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके अंदर SD कार्ड का स्लॉट ऑलरेडी है और बेस वेरिएंट भी 512 GB से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, ये भी 512 का था जिसके अंदर सारे मेरे फुटेज वगैरह रहती थी। तो अब फुटेज हम अपने बैकअप के लिए बाद में ले सकते हैं, मगर डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाल के SD कार्ड को लगा के या फिर आईफोन की फुटेज को एयर ड्रॉप करके अपना काम किया जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज जो कि हम डोंगल लगा के रखे हैं और बैटरीज की चूसते रहें। तो बैटरी के ऊपर भी मैंने 4K को वीडियो एडिट किया जो कि जल्दी से एक्सपोर्ट भी हो गई और बैटरी इतनी ज़्यादा खर्च भी नहीं हुई। जैसे मैंने बताया कि मैंने कितना अच्छे से इस्तेमाल किया, 2-3 वीडियो एडिट करने के बाद भी मुझे अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिली है। और हाँ, मैं इसको लो पावर मोड पे चला रहा हूँ और मुझे फील नहीं हो रहा है कि मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। लो पावर मोड एक होता है जिसमें बैटरी कम यूज़ होती है क्योंकि पावर जो लो हो जाती है और फैंस भी कम स्पिन करते हैं। स्पिन अभी तो मैंने इस फैंस के सुने ही नहीं क्योंकि मैंने इतनी पावर इसको अभी पावरफुल वाला काम किया नहीं, मेरे वर्कफ्लो में इतना पावरफुल वाला काम है भी नहीं। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, देखते हैं कब हम वहाँ पहुँचने की इसके फैन जो है वो स्पिन करने लगे। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द M2 MacBook Pro 13. So these are the web cameras on this machine. This is full HD and the audio is also getting recorded into the inbuilt microphone. This video is recorded on the MacBook Pro 16 and the webcam on this machine is full HD. So hopefully you can see the difference between the quality of the video. ये जो है लैपटॉप है ये प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ाता है, मगर कोई प्रोडक्टिविटी के लिए लेना नहीं चाहेगा। इतना बड़ा लैपटॉप 13 में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। वर्थ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनको डेस्कटॉप ग्रेड का, क्योंकि एप्पल ने भी अपने जो प्रेजेंटेशन था इनका MacBook 14 और 16 का, तो इन लोगों ने डेस्कटॉप से, विंडोज़ के डेस्कटॉप से जितने भी कन्फिगर्ड होते हैं, कस्टम बिल्ट होते हैं, उनके प्रोसेसर्स के साथ कंपेयर किया था अपने प्रोसेसर M1 और M1 Pro और M1 Pro Max को। तो जब एप्पल ही कंपेयर करता है डेस्कटॉप तो आप समझ लो कि ये एक्चुअली में डिजर्व करता है जो टैग है ना प्रो का, मैकबुक प्रो, तो प्रो एक्चुअली में डिजर्व करता है ये टैग क्योंकि ये डेस्कटॉप ग्रेड का परफॉर्मेंस देता है। थोड़ा सा बड़ा है, 14 वाला थोड़ा सा ठीक है, कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा पोर्टेबल होगा, बट अब जब ले ही रहे हो तो फिर बड़ा वाला लो, बड़ी स्क्रीन भी मिले ताकि बड़ा काम भी होता रहे। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो वीडियो एडिटर्स हैं, जिनको हार्डकोर काम होता है, जिनको डेस्कटॉप परफॉर्मेंस चाहिए, ऑन द गो बैटरी बड़ी हो, तो उनके लिए ये MacBook Pro 16 काफ़ी ज़्यादा सही मशीन है। तो यही था मेरे पास बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। सही लगी है तो फिर थम्स अप का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियोज़ के लिए थोड़ी सी स्टोरीज़ वगैरह भी बताता हूँ इस चैनल पर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।